स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा गियोमी, सानेमी, म्यूचिरो और गेनिया वर्सेस कोकोशिबो, जो कि पूरे डीमन स्लेयर की वन ऑफ द बेस्ट फाइट होने वाली है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कोकोशिबो की बैक स्टोरी को, साथ ही साथ यूरुची की भी बैक स्टोरी को जानेंगे। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, यूरुची और कोकोशिबो दोनों ही ट्विंस ब्रदर थे और एक टाइम पे वो दोनों एक दूसरे के अपोनेंट भी थे। मतलब कोकोशिबो एक डीमन बन गया था और यूचिरो एक ह्यूमन था और उस टाइम पे उन दोनों का सामना होता है और उस टाइम पे वो दोनों फाइट भी करते हैं। यार वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप सभी लोग पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ क्योंकि मैं इस वीडियो में पैनल बाय पैनल एक एक चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे से छोटी सी छोटी चीज छूट ना जाए। तो चलो यार थोड़ा सा पिछला रिकैप करते हैं और बिना वेस्ट करे टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेस द बेस्ट आर्क एके डीमन स्लेयर किमित्सु नो याइबा इन्फिनिटी कैसल आर्क। लेकिन वेट, उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पे नया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दो ताकि इसका मैं दूसरा पार्ट अपलोड करूं मुजान फाइट तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो लास्ट पार्ट में हम देखते हैं कि ओबनाई यूज करता है नाकिमे पे ब्रीथ ऑफ द स्नेक का सेकंड फॉर्म स्मॉल पॉइजन को और ये अटैक नाकिमे पर हिट करता नाकिमे इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल करते हुए खुद को बचा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं गियोमी और म्यूचिरो को जो कि इन्फिनिटी कैसल में भाग रहे थे और मुजान के काफी ज्यादा करीब थे और तभी इन्फिनिटी कैसल गियोमी से अलग करके म्यूचिरो को ढकेलते हुए किसी दूसरे कमरे में फेंक देता है और म्यूचिरो जिस रूम में एंटर करता है वो वहाँ पे देखता है अपर मून 1 को कोकोशिबो। कोकोशिबो म्यूचिरो को देख के कहता है कि तुम तो कहीं जाने पहचाने से लग रहे हो और जब म्यूचिरो को पता चलता है कि उसके सामने अपर मून 1 कोकोशिबो है, म्यूचिरो काफी ज्यादा घबरा जाता है। कोकोशिबो जो कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को विटनेस कर सकता था, मतलब उसे आर पार देख सकता था, वो म्यूचिरो की बॉडी के अंदर देखता है और मन ही मन सोचता है कि ये बच्चे में कुछ तो अलग बात है। वहीं म्यूचिरो जो कि अपर मून 1 को देख के शॉक था, मन ही मन सोचता है कि ये डीमन बाकी डीमन से कितना ज्यादा अलग है और ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। पावर की बात तो छोड़ो, उसकी प्रेजेंस ही बता रही है कि कोकोशिबो कितना पावरफुल है और साथ ही में वो ये भी देखता है कि इस डीमन के हाथ में तो एक तलवार भी है, मतलब ये एक ब्रीथ यूजर भी है और ये अपनी ह्यूमन लाइफ में एक डीमन स्लेयर भी रह चुका है। और ये देखते ही म्यूचिरो के हाथ कांपने लगते हैं। म्यूचिरो के मन में काफी सारे सवाल आ रहे थे और वो ये सोच रहा था क्या वो ये डीमन को हरा सकता है क्योंकि वो अपर मून 1 कोकोशिबो के सामने अकेला खड़ा था। म्यूचिरो की बॉडी म्यूचिरो को लड़ने से रोकती है क्योंकि उसने अभी तक ऐसी प्रेजेंस को कभी फील नहीं किया था। फिर कोकोशिबो म्यूचिरो का नाम पूछता है जिसपे म्यूचिरो बताता है कि उसका नाम है तोकितो म्यूचिरो। फिर कोकोशिबो समझ जाता है कि अब सुगीकुनी सरनेम एग्जिस्ट नहीं करता है। म्यूचिरो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये सुकीगुनी है क्या। पर कोकोशिबो बताता है कि एक लेजेंडरी सरनेम है और जब मैं इंसान था तो मेरा भी सरनेम सुकीगुनी था। और यहाँ पे कोकोशिबो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज को रिवील करता है। वो म्यूचिरो से कहता है कि वो मेरा ही डिसेंडेंट है। डीमन बनने से पहले जो कोकोशिबो की फैमिली थी उसी फैमिली में आगे जाके म्यूचिरो का जन्म होता है और ये सुनने के बाद म्यूचिरो एकदम शॉक हो जाता है। मतलब कि जो कोकोशिबो है वो म्यूचिरो का ही ग्रैंडफादर है। पहले तो म्यूचिरो को यकीन ही नहीं होता है कि वो कोकोशिबो का डिसेंडेंट है और इसी के चलते म्यूचिरो के दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन वो खुद को शांत करता है क्योंकि अब फर्क नहीं पड़ता कि वो कोकोशिबो का डिसेंडेंट है, कोकोशिबो उसका अपोनेंट है। जिसकी वजह से वो खुद को शांत करता है और वो कोकोशिबो पे अटैक करने के लिए अपनी तलवार पे हाथ रखता है और इस चीज को कोकोशिबो देख के सोचने में पड़ जाता है कि ये इतने इंटेंस माहौल में भी खुद को शांत कर लिया है और ऐसा एक सुकीगुनी का ही डिसेंडेंट कर सकता है। और तभी म्यूचिरो कोकोशिबो पे अटैक कर देता है ब्रीथ ऑफ मिस्ट का सेकंड फॉर्म लेयर मिस्ट को। ऐसे तो ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था लेकिन कोकोशिबो उसे बिना किसी दिक्कत के इजीली डॉज कर लेता है और साथ ही म्यूचिरो की तारीफ भी करता है कि ये अटैक सच में एक पावरफुल अटैक था और ऐसा अटैक तो सिर्फ मेरा डिसेंडेंट ही कर सकता है। और इसके बाद म्यूचिरो कोकोशिबो पर एक और अटैक करता है बीस्ट ऑफ ब्रीथिंग का फिफ्थ फॉर्म सी ऑफ क्लाउडेड मिस्ट, जो कि फिर से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक था लेकिन कोकोशिबो उसे बिना किसी दिक्कत के इजीली डॉज कर लेता है। कोकोशिबो पावरफुल तो है ही, साथ ही उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। वो म्यूचिरो को देख के कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अभी 14 साल के हो और इतनी कम उम्र में अच्छी टेक्निक जो कि सच में काफी बेहतर है और वो साथ ही मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। और कोकोशिबो ये भी कहता है कि आज भी तुम्हारे अंदर मेरा खून है। जिसके बाद म्यूचिरो डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करता है और कोकोशिबो को जवाब देते हुए कहता है कि वो भले ही तुम्हारा डिसेंडेंट होगा लेकिन इतने सालों बाद उसकी खून की एक भी बूंद मेरे अंदर नहीं है। वो ये देख के हैरान था कि इतने सालों बाद किसी ने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक किया है। तभी म्यूचिरो अपना ब्रीथ ऑफ बीस्ट का 7th फॉर्म हेज को यूज करता है और वो अटैक इतना ज्यादा स्मूथ और इतना ज्यादा पावरफुल था जितना कि कोकोशिबो ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन उस अटैक को भी कोकोशिबो इजीली डॉज कर लेता है और म्यूचिरो का अटैक कोकोशिबो को हिट नहीं करता है। लेकिन इस टाइम तक कोकोशिबो म्यूचिरो के साथ खेलना बंद कर देता है और अपनी तलवार को निकालता है और यूज करता है ब्रीथ ऑफ द मून फर्स्ट फॉर्म डार्क मून इवनिंग शाइन को, जिससे वो म्यूचिरो का एक हाथ काट देता है। और ये देख के म्यूचिरो काफी ज्यादा पैनिक मोड में आ जाता है क्योंकि अपर मून 1 ब्रीथिंग स्टाइल को भी यूज कर सकता है। लेकिन म्यूचिरो खुद को संभालता है और अपने कपड़े से थोड़ा सा टुकड़ा फाड़ता है और अपने हाथ पे बांधते हुए कोकोशिबो के ऊपर
अटैक कर देता है। कोकोशिबा म्यूचिरो की तलवार को पकड़ लेता है और उसी की तलवार को गोल घुमा के म्यूचिरो की चेस्ट में घुसाते हुए एक पिलर में टांग देता है म्यूचिरो को। म्यूचिरो के टैलेंट को देखते हुए कोकोशिबा म्यूचिरो को एक ऑफर करता है कि वो उसे एक डीमन बना देगा और म्यूचिरो इजीली एक अपर मून डीमन बन जाएगा। कोकोशिबा म्यूचिरो को बताता है कि अगर वो ये डीमन वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा और एक डीमन बन जाएगा तो उसका हाथ भी रीजनरेट हो जाएगा और उसका कमाल का टैलेंट भी वेस्ट नहीं होगा। और साथ ही कोकोशिबा म्यूचिरो को बोलता है कि अगर तुम्हें मुसान ने एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। म्यूचिरो जिसके चेस्ट में तलवार घुसा हुआ था उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से निकले कैसे। फिर हम देखते हैं गेनिया को जो कि कोकोशिबो के घर में एंटर करता है और पीछे से कोकोशिबो के ऊपर अपने गन से हमला करने की कोशिश करता है और जैसे ही गेनिया कोकोशिबो के ऊपर फायर करता है कि तभी कोकोशिबो गेनिया के पीछे आ जाता है और गेनिया को एकदम बैड इस तरीके से बोलता है, मैंने म्यूचिरो को सही कहा ना। फिर गेनिया को रियलाइज होता है कि वो गोली चला पाता उससे पहले ही कोकोशिबो ने उसके हाथ को काट दिया था। और ये देख के म्यूचिरो और गेनिया काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। गेनिया अपनी तलवार को निकाल के कोकोशिबो के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन कोकोशिबो उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। और तभी गेनिया रियलाइज करता है कि कोकोशिबो ने उसके दोनों हाथ को ही नहीं उसकी आधी बॉडी को भी काट दिया है, जिस वजह से गेनिया का काफी ज्यादा खून पानी की तरह बहने लगता है। ये देख के म्यूचिरो अपनी पूरी ताकत लगा लेता है खुद को बाहर निकालने के लिए, लेकिन म्यूचिरो इस टाइम तक इतना ज्यादा थक जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कोकोशिबो को ये देखने के बाद काफी ज्यादा अजीब लगता है कि गेनिया की आधी बॉडी कटने के बाद भी गेनिया अभी तक नहीं मरा। फिर उसे याद आता है 300 साल पहले एक इंसान की जो कि गेनिया की तरह ही डीमंस को खाया करता था, लेकिन कोकोशिबो ने उसे बीच से काटा था तो वो मर गया था। जो कि गेनिया अभी तक नहीं मरा है तो शायद उसे इसका गला काटना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह फेक डीमंस को जिंदा नहीं छोड़ सकता। कोकोशिबो अपनी तलवार को निकालता है गेनिया का गला काटने के लिए, लेकिन तभी वहां पे सानिमी आ जाता है और अपने विंड ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म से कोकोशिबो को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। सानिमी कोकोशिबो से कहता है कि वो अपर मून को मारेगा और उसका सर धड़ से अलग कर देगा। इसके बाद सानिमी अपने छोटे भाई गेनिया से कहता है कि मैंने तुम जैसा बेवकूफ इंसान आज तक नहीं देखा, ताकि तुम लोग जिंदा रह सको इसलिए मैंने मेरी माँ को भी मार दिया था। फिर गेनिया को तांजिरो की एक बात याद आती है जिसमें तांजिरो ने गेनिया से कहा था कि उसने सानिमी के पास से कुछ भी नफरत जैसी चीजों को स्मेल नहीं किया। इसका मतलब यह है कि सानिमी गेनिया से नफरत नहीं करता है, बल्कि सानिमी तो सबसे ज्यादा प्यार करता है। सानिमी गेनिया से कहता है कि मैं तो बस ये चाहता था कि तुम एक नॉर्मल लाइफ जियो जिसमें तुम्हारी शादी हो, तुम्हारे बच्चे हो और एक दिन तुम बूढ़े हो जाओ और अपनी फैमिली से इतना प्यार करो जितना तुम हम सभी से नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी तुमने डीमन स्लेयर बनने का रास्ता चुना। लेकिन जो भी हो वो किसी भी डीमन को अपने छोटे भाई को हाथ लगाने नहीं देगा और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की। फिर सानिमी कोकोशिबो को गाली देते हुए कहता है कि तुम मरो और ये सुन के गेनिया रोने लगता है। वहीं कोकोशिबो कहता है कि 2 डीमन स्लेयर भाइयों को देख के मेरी तो याद ही ताजा हो गई। इसके बाद सानिमी कोकोशिबो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो कोकोशिबो भी अपनी तलवार को स्विंग करता है, लेकिन सानिमी कोकोशिबो के पैर के नीचे से कोकोशिबो के अटैक को डॉज करते हुए यूज करता है वाइल्ड ब्रीथिंग का फर्स्ट फॉर्म डस्ट वाइल्ड। इस अटैक को डॉज करने के लिए कोकोशिबो हवा में जंप मारता है और फिर कोकोशिबो और सानिमी की तलवार मिलती है और सानिमी कोकोशिबो की तलवार को देख के सबसे पहला उसका रिएक्शन ये होता है कि ये तलवार कितनी ज्यादा घिनौनी है, क्योंकि जो कोकोशिबो की तलवार थी उसके ऊपर पैटर्न्स बने हुए थे और उस तलवार में नसें दौड़ रही थी जैसे कि तलवार जिंदा हो। उसके बाद कोकोशिबो यूज करता है ब्रीथ ऑफ द मून का 5th फॉर्म, जिससे सानिमी मुश्किल से ही बचता है। और फिर सानिमी ये भी नोटिस करता है कोकोशिबो अपनी ब्रीथिंग स्टाइल को यूज कर सकता है बिना तलवार को हिलाए। इसके बाद सानिमी यूज करता है ब्रीथ ऑफ द वाइंड का 3rd फॉर्म, लेकिन उसे कोकोशिबो इजीली कॉन्कर कर लेता है। इसके बाद कोकोशिबो नोटिस करता है कि सानिमी की फिजिकल बॉडी और टेक्निक्स काफी ज्यादा बढ़िया है। सानिमी मन ही मन में गाली देते हुए कहता है कि उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस बंदे की स्किल्स को देखकर। एंड फिर सानिमी सोचता है कि ये डीमन जो ब्रीथिंग स्टाइल को यूज करता है वो अपनी ब्रीथिंग स्टाइल में ज्यादा एफर्ट्स लगाए बिना भी बहुत ज्यादा पावरफुल ब्रीथिंग स्टाइल को यूज कर सकता है। और फिर सानिमी हंसते हुए कहता है कि मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, इस डीमन को मारने में मजा आएगा। इसके बाद सानिमी यूज करता है ब्रीथ ऑफ वाइंड के 2nd फॉर्म प्यूरिफाइंग वाइट्स क्लाउड्स को, लेकिन उस अटैक को कोकोशिबो अपनी तलवार से नेलिफाई कर देता है। फिर वो ऊपर की तरफ देखता है तो सानिमी ऊपर से कोकोशिबो के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन कोकोशिबो उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन सानिमी के पास एक सरप्राइज अटैक था। वो गेनिया की तलवार को अपनी पैरों के नीचे से पकड़ता है और कोकोशिबो की गर्दन में बस घुसाने ही वाला रहता है कि कोकोशिबो उसे प्रिडिक्ट कर लेता है और डॉज कर लेता है। जैसे जैसे फाइट और भी बढ़ती जा रही थी और इंटरेस्टिंग बनती जा रही थी, वो दोनों अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ती जा रही थी, सानिमी कोकोशिबो के सामने कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि डीमन ऑलवेज स्ट्रेंथ के मामले में हमेशा आगे रहते हैं। और कोकोशिबो का एक अटैक तो बिल्कुल सानिमी के पास से निकलता है, जिससे सानिमी एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उस अटैक की वजह से सानिमी के नाक से खून भी निकलने लगता है। और इस चीज को देख के म्यूचिरो और गेनिया दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एंड एक लोअर डीमन से ही एक हाशिरा नहीं जीत सकता, फिर तो ये अपर मून है। कोकोशिबो को याद आता है कि उसने एक और विंड हाशिरा से फाइट की थी सैन गोकू एरा में, और वो भी सानिमी की जितना ही पावरफुल था। फिर कोकोशिबो यूज करता है ब्रीथ ऑफ द मून का 6th फॉर्म
ओनली ट्राई मून इन द इंटरनल नाइट एविक। और ये अटैक सानेमी को हिट कर जाता है और उधर के जितने भी बैम्बूज होते हैं वो सारे भी कट जाते हैं। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है, सानेमी के शरीर पे काफी गहरे कट्स को छोड़ देता है। केनिया जो कि इस अटैक को देख के काफी ज्यादा हैरान था, वो अपने भाई को देख ही नहीं पा रहा था क्योंकि बैम्बूज की वजह से पिलर उसके सामने ही गिर गया था, जिस वजह से वो अपने भाई को नहीं देख पा रहा था। कोकोशिबो कहता है कि ये बैटल कुछ टाइम ही बाद खत्म हो जाएगा क्योंकि अगर सानेमी अपने आप को मूव करेगा तो उसकी बॉडी कट के जमीन पर गिर जाएगी। और फिर कोकोशिबो को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो सानेमी की तरफ देखता है तो सानेमी हंसने लगता है। वो कोकोशिबो से कहता है कि मेरा जो खून है वो काफी ज्यादा रेयर है और सभी डीमंस इसको खाना चाहते हैं। और फिर सानेमी कोकोशिबो के ऊपर हमला कर देता है और फिर सानेमी हंसते हुए कहता है कि मेरा जो खून है उस खून के ऐसे कोई भी डीमन सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है और मेरा जो ब्लड का स्मेल है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक अपर मून डीमन भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और फिर कोकोशिबो समझ जाता है कि सानेमी झूठ नहीं बोल रहा है। फिर सानेमी को याद आता है एक फ्लैशबैक जिसमें जब उसको पता चला था कि उसका जो ब्लड है वो इतना ज्यादा स्पेशल है, जब उसकी मॉम डीमन बन गई थी और अपने ही बच्चों पर हमला कर दी थी, तब उसके ब्लड की स्मेल की वजह से उसकी मॉम की स्पीड और मूवमेंट काफी ज्यादा स्लो हो गई थी, जिस वजह से वो अपनी डीमन मॉम को मार पाया था। और फिर सानेमी अपनी ब्लड की वजह से कई सारे डीमंस को मारता है और सानेमी को ऐसा लगता था कि डीमंस को मारने के लिए बस उन्हें सूरज के पास लाना पड़ता है और डीमंस को मारने के लिए सानेमी यही करता था। हालांकि सानेमी को ये नहीं पता था कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स नाम की भी कोई चीज होती है। और क्योंकि सानेमी उस टाइम पे बच्चा था, वो डीमंस को पूरी रात तक संभाले रखना कोई आसान बात नहीं होती है और वो अपनी मम्मी की वजह से थोड़ा बहुत ब्लाइंड भी हो गया। सानेमी किसी दिन एक डीमन को मार रहा था तो वो मिलता है मासाचिका नाम के एक लड़के से जो कि एक डीमन स्लेयर कॉर्प्स था और वो उसी डीमन को मारने आया था जिसे सानेमी ने मार दिया था। और फिर उसी टाइम पे मासाचिका और सानेमी एक दोस्त बन जाते हैं और फिर कुछ टाइम बाद ये दोनों इतने ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि ये दोनों मिलके ही एक लोअर मून वन डीमन को मार देते हैं। उस फाइट में सानेमी का दोस्त मासाचिका मारा जाता है, लेकिन मासाचिका ने सानेमी को बताया था कि डीमन स्लेयर नाम की भी कॉर्प्स होती है जो कि डीमन स्लेयर ऑर्गेनाइज करती है। और फिर सानेमी मासाचिका की मौत के बाद एक हाशिरा बनने के लिए डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में कि सानेमी ने हमला कर दिया है कोकोशिबो पे ब्रीथ ऑफ द विंड का 6th फॉर्म ब्लैक स्मोक स्टॉर्म और ये अटैक कोकोशिबो के बहुत ही करीब से निकलता है। हालांकि अगर ये अटैक कोकोशिबो को हिट करता तो बहुत ही ज्यादा डैमेज पड़ सकता था कोकोशिबो को, लेकिन कोकोशिबो सानेमी को देखता है कि उसकी पावर बढ़ रही है और वो इस हालत में भी इतनी अच्छी टक्कर दे रहा है और इस चीज से कोकोशिबो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। साथ ही वो नोटिस करता है कि सानेमी ने अपनी मसल्स को इतना ज्यादा टाइट करके रखा है ताकि वो मसल्स जमीन पर ना गिरे और इस चीज से वो काफी ज्यादा इंप्रेस भी हो जाता है और साथ ही ये भी कहता है कि एक नॉर्मल इंसान इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। फिर सानेमी और कोकोशिबो की फाइट के दौरान कोकोशिबो सानेमी की तलवार पर पैर रख देता है और बस सानेमी का गला काटने ही वाला रहता है कि वहां पे हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सानेमी जब कागाया ओब्याशिकी से पहली बार मिलता है, सानेमी ज्यादातर गुस्से में ही रहता है, तो कागाया ओब्याशिकी जब सानेमी को देखकर स्माइल करते हैं तो सानेमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिस पर सानेमी कहता है कि तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स को एक हथियार की तरह यूज करते हो और खुद एक घर के अंदर बैठे बस स्माइल करते रहते हो। जिसके बाद ग्योमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सानेमी से कहता है कि तुम्हें थोड़ी सी तमीज सीख लेनी चाहिए और लोगों से कैसे बात करना है वो सीख लेना चाहिए। जिसके बाद कागाया ओब्याशिकी ग्योमी को शांत कराते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं ग्योमी। इसके बाद सानेमी कागाया ओब्याशिकी को गाली देते हुए कहता है कि तुम बस डीमन स्लेयर कॉर्प्स को एक टूल की तरह यूज करते हो और तुम अगर सच में एक डीमन स्लेयर के लीडर हो तो तुम इस तलवार को चला के बताओ। इस पर कागाया ओब्याशिकी बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मैं इतनी कमजोर बॉडी के साथ पैदा हुआ हूँ कि मैं एक तलवार को 10 से भी ज्यादा बार नहीं घुमा सकता हूँ। मैं 10 बार ही तलवार को घुमाता हूँ तो मेरी पल्स हाई होने लगती है और मेरी सांसें भी ऊपर नीचे होने लगती है। और उसके आगे कागाया ओब्याशिकी कहते हैं कि वो फिजिकली किसी भी काम के नहीं है क्योंकि वो किसी भी इंसान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उससे जितना होगा वो उतना करने की कोशिश करेंगे। और ये भी कहते हैं कि अगर वो मारे भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी जान की कोई भी वैल्यू नहीं है। और ये सुन के सानेमी को उसकी मॉम की याद आने लगती है और उसे ऐसा फील होता है कि जैसे उसके गाल पे कोई हल्के हाथ से हाथ रख रहा है और एकदम पेरेंट्स जैसा प्यार कर रहा है। इसके बाद कागाया ओब्याशिकी सानेमी से पूछते हैं कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है हाशिरा मीटिंग, तो शायद इसलिए तुम्हें मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। कागाया ओब्याशिकी कहते हैं कि सानेमी मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम लोगों को मदद करो, पीपल्स को प्रोटेक्ट करो एज अ पिलर, यानी कि एक हाशिरा की तरह। शायद मेरी ही गलती है कि मैंने मिचाक्सु की मौत के बाद इतने जल्दी सानेमी को बुला लिया एक हाशिरा बनने के लिए। जिस पर सानेमी शॉक हो जाता है कि इन्हें एक नॉर्मल डीमन स्लेयर का नाम कैसे याद है। जिस पर शिनोबु की बड़ी बहन कानाए कहती है कि कागाया ओब्याशिकी को सारे डीमन स्लेयर्स के नाम याद है। और फिर उसके बाद कागाया ओब्याशिकी खड़े होते हैं और सानेमी के पास जाके सानेमी को एक लेटर देते हैं जो कि लेटर था मासाचिका का। मासाचिका बताता है कि उसका एक छोटा भाई भी था जो कि डीमन के हाथों मारा गया था और उसका छोटा भाई उसको दिखता था सानेमी के अंदर। और इस लेटर को पढ़ने के बाद सानेमी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। मासाचिका और कागाया ओब्याशिकी का दोनों का मानना सेम था कि लोग अपनी आखिरी लाइफ तक जिए और आखिरी सांस तक जिए और बिना मौत के ना मरे। ये सब चीज
सोचते हुए सानेमी को गेनिया की भी याद आती है और उसके आंख से आंसू आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में कोकोशिबो जो कि सानेमी की गर्दन को बस काटने वाला ही रहता है। सानेमी गेनिया की गन को बीच में अड़ा देता है और खुद को प्रोटेक्ट भी कर लेता है और कोकोशिबो के मुंह पे ही शूट कर देता है, लेकिन कोकोशिबो अपनी तलवार से उस गोली को अपने मुंह पे लगने से पहले ही रोक लेता है। इसके बाद कोकोशिबो यूज करता है ब्रीथ ऑफ द मून के थर्ड फॉर्म डेथ मून ऑफ अबंडोनमेंट चेन को, लेकिन ये अटैक सानेमी को हिट करता उससे पहले सानेमी उस जगह से गायब हो जाता है। और फिर एंट्री होती है गियोमी की। कोकोशिबो गियोमी को देख के एकदम शॉक रह जाता है। गियोमी सानेमी से कहता है कि अपने घाव पे टाके लगा लो जब तक मैं इस डीमन को संभालता हूँ, जिस पर सानेमी को टाके लगाने के लिए टाइम चाहिए। इस चीज के लिए माफी मांगते हुए हाँ कहता है। गियोमी फाइट के लिए तैयार होने लगता है और कोकोशिबो देख के समझ जाता है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है और साथ ही में ये भी कहता है कि पिछले 300 सालों में मैंने इतना पावरफुल इंसान कभी नहीं देखा। गियोमी अपने वेपन को बहुत ही तेजी से गोल घुमा रहा था और बहुत ही गहरी सांसें ले रहा था। कोकोशिबो इस चीज को नोटिस करता है क्योंकि इन्वायरमेंट में जितनी भी हवा थी वो सारी गियोमी की तरफ खींची चली जा रही थी। इस तरीके से वो इतनी तेजी से ब्रीथ कर रहा था। फिर बिना टाइम वेस्ट करे गियोमी कोकोशिबो के ऊपर हमला करता है और कोकोशिबो उसके ऊपर ब्रीथ ऑफ द मून का हमला करने वाला रहता है कि गियोमी दूसरी तरफ से अपने एक्स को फेंक के कोकोशिबो के ऊपर हमला करता है, जिस वजह से कोकोशिबो को बचना पड़ता है और वो अपने हमले को यूज नहीं कर पाता है। और कोकोशिबो साथ ही ये भी नोटिस करता है कि गियोमी अपने दोनों भी वेपन को एक ही साथ में यूज कर रहा है। जिसके बाद गियोमी यूज करता है ब्रीथ ऑफ द रॉक का सेकंड फॉर्म क्रिस्टल सरफेस स्मैश, लेकिन कोकोशिबो इसे भी डॉज कर लेता है। फिर गियोमी अपने चेन से कोकोशिबो के गले पर हमला करता है, लेकिन कोकोशिबो उसे अपनी तलवार से काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो चेन इतनी ज्यादा मजबूत थी कि कोकोशिबो उसे नहीं काट पाता है और ना चाहते हुए उसे इस अटैक को डॉज करना पड़ता है। फिर कोकोशिबो गियोमी की तरफ बढ़ता है और गियोमी की गर्दन को बस काटने वाला ही रहता है कि उसके 1 सेकंड पहले गियोमी उस अटैक को डॉज कर लेता है और ऊपर हवा में जंप मार के कोकोशिबो के पीछे जाके कोकोशिबो के ऊपर ही हमला कर देता है, जो अटैक कोकोशिबो को हिट कर जाता है और कोकोशिबो के कपड़े का छोटा सा टुकड़ा भी कट जाता है। जिसके बाद गियोमी अपनी चेन को कोकोशिबो की तलवार पे अड़ाता है और कोकोशिबो की तलवार को घसीट के बीच में से तोड़ भी देता है। फिर गियोमी और कोकोशिबो दोनों साथ में मिलकर ब्रीथिंग फॉर्म को यूज करते हैं। गियोमी यूज करता है ब्रीथ ऑफ द रॉक का फोर्थ फॉर्म और कोकोशिबो यूज करता है ब्रीथ ऑफ द मून का सेकंड फॉर्म। और ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जब दोनों ही अटैक मिलते हैं तो एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनता है और ये दोनों भी अटैक एक दूसरे के अटैक को लगभग डॉज कर लेते हैं। और इधर कोकोशिबो रिवील करता है कि वो अपनी तलवार को भी रीजनरेट कर सकता है और ये चीज एक्सपेक्ट नहीं किया था गियोमी ने, जिसकी वजह से उसके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ा कट भी आ जाता है। इसके बाद कोकोशिबो कहता है कि अगर तुम मुझे मार भी दो तो भी मैं अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तुम अपनी बॉडी को रीजनरेट नहीं कर सकते हो। जिसके बाद गियोमी गुस्से में कहता है कि ये चीज मैंने बचा के रखी थी मुजान के लिए, लेकिन तुम मेरे सोच से ज्यादा पावरफुल हो। जिसके बाद गियोमी अनलीश करता है अपना अनलॉक करता है अपने डीमन स्लेयर मार्क। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, इसलिए आप लोग अभी तक वीडियो को वॉच कर रहे हो। और मैं माफी चाहता हूँ कि मैं वीडियो के बीच में आ गया। तो डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करता है गियोमी। जिसके बाद हम देखते हैं कानाओ और इनोस्के को, जो कि ज़ेनात्सु और मुराता से मिलते हैं, जिन्होंने अभी अभी अपनी फाइट को कंप्लीट किया है। ज़ेनात्सु जो कि इन्फिनिटी कैसल में जब एंट्री कर रहा था तो उसके फेस पे बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन था और हमें लगता था कि अब फनी एक्सप्रेशन हमें ज़ेनात्सु के फेस पे नहीं देखने को मिलेंगे, पर हम देख सकते हैं काइगाकू को मारने के बाद ज़ेनात्सु फिर से नॉर्मली हो गया और उसके फेस पे जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं वो भी काफी फनी टाइप के लग रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं म्यूचिरो, जो कि अपने चेस्ट के अंदर घुसी हुई तलवार को एक हाथ से निकालता है और उसे ये करने में बहुत ज्यादा ही दर्द होता है। वो तलवार को निकालने के बाद जमीन पे गिर जाता है और उसे ऑफ कोर्स ये तलवार को ही निकालना था, क्योंकि वो ज्यादा देर तक उधर पे लटका नहीं रह सकता। म्यूचिरो जमीन पर गिरने के बाद दर्द से करारते हुए अपने कपड़े का छोटा सा टुकड़ा काटता है और अपने जख्म पे बांध देता है। और म्यूचिरो को पता था कि वो ऐसी हालत में वो ज्यादा देर तक बैटल पे नहीं टिक पाएगा, लेकिन उससे जो भी होगा वो करने की कोशिश करेगा। ये सोचते हुए म्यूचिरो अपनी तलवार को उठाता है और कोकोशिबो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो तभी उसे गेनिया आवाज देता है और वो म्यूचिरो से कहता है कि क्या तुम मुझे कोकोशिबो के बाल उठा के दे सकते हो, जिसे खा के वो अपने बॉडी को रीजनरेट कर सकता है और वो भी इस फाइट में शामिल होना चाहता है। फिर हमें दिखाया जाता है गियोमी और कोकोशिबो का इपिक फेस ऑफ, जिसमें कोकोशिबो बोलता है क्या तुमने भी अपने मार्क को अनलॉक कर दिया है और देखने से तुम 27 साल के लगते हो। और कोकोशिबो को एक्सपीरियंस से पता था कि जो भी डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करता है वो ज्यादा से ज्यादा 25 साल तक जीता है, तो इस हिसाब से गियोमी भी 24 घंटे बाद मारा जाएगा। और फिर कोकोशिबो कहता है कि क्या मतलब जब तुमने इतनी सारी मेहनत करी और अपनी बॉडीज को इतना ज्यादा पावरफुल बनाया, लेकिन डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करने की वजह से तुम मारे जाओगे और तुम्हारी मेहनत, टैलेंट और तुम्हारा पावर दोनों भी वेस्ट हो जाएंगे। क्या तुम्हें इस चीज का पछतावा नहीं होगा? इसके बाद गियोमी कहता है कि नहीं, मैं डीमन स्लेयर मार्क के बारे में पहले ही जानता हूँ और मेरी लाइफ में ऐसा क्या है जिस चीज से मैं पछताऊंगा, और अगर तुम्हारी इस तरह की सोच है तो तुम जैसा इंसान कभी भी एक हाशिरा नहीं बन सकता। और ये कहते हुए गियोमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद कोकोशिबो कहता है कि अगर तुम एक डीमन बन जाओ तो तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे और अपनी बॉडी
बॉडी और टेक्निक को भी बचा सकते हो। इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही? इसके बाद ग्योमी कहता है कि मुझे इस चीज को समझना भी नहीं है। अगर तुम एक इंसान बन के जी रहे हो तो मरो भी एक इंसान बन के। और अगर तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया ऐसा है तो तुम इसे अपने पास। इसके बाद ग्योमी कहता है कि तुमने जो बात अब भी करी उसमें से एक बात तुमने झूठ भी कहा। कोकोशिबो शौक होते हुए कहता है कि मैंने तो कुछ भी झूठ नहीं कहा। ग्योमी कहता है कि एक इंसान ऐसा भी था जिसने इस डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करने के बाद भी 25 यानी कि 25 साल से भी ज्यादा जिया था। कोकोशिबो ये सुन के समझ जाता है। ग्योमी हंसते हुए कहता है कि लगता है तुम समझ गए हो। इसके आगे ग्योमी कुछ कहता कि कोकोशिबो ग्योमी के एकदम पास आ जाता है। फिर कोकोशिबो ग्योमी का गला बस काटने वाला ही रहता है कि ग्योमी उसे अपनी चैन से ब्लॉक कर लेता है और अपने स्टोन ब्रीथिंग को यूज करके खुद को प्रोटेक्ट भी कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं सानिमी को, जिसने अपनी चोट पे टाके लगा भी लिए और बैटल के लिए रेडी भी हो गया और साथ ही उसने अपने डीमन स्लेयर मार्क को भी अनलॉक कर लिया है। और ग्योमी और कोकोशिबो की फाइट चल रही थी कि बिना टाइम वेस्ट करे सानिमी भी फाइट में हिस्सा लेते हुए कोकोशिबो के ऊपर हमला कर लेता है, लेकिन कोकोशिबो उसे इजीली डॉज कर लेता है और साथ ही ये भी नोटिस करता है कि आज के सभी हाशिराज के पास डीमन स्लेयर मार्क है। जब सानिमी कोकोशिबो के ऊपर हमला करता है तो ग्योमी पीछे से अपने वेपन से कोकोशिबो के सर पे हमला करता है, लेकिन कोकोशिबो उसे डॉज कर लेता है। फिर सानिमी और ग्योमी दोनों मिलकर कोकोशिबो के ऊपर हमला करते हैं। इसके बाद सानिमी बताता है कि ग्योमी और मैंने कई घंटों तक साथ में प्रैक्टिस की है, जिस वजह से वो दोनों एक साथ मिलकर ही स्मूथली तरीके से अपने अटैक को यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं गेनिया और म्यूचिरो को। म्यूचिरो जो कि गेनिया के लिए कोकोशिबो के बाल उठा के लेके आ जाता है और गेनिया उसे खा के जल्दी ही हील हो जाता है। फिर गेनिया सोचता है कि वो कोकोशिबो की टूटी हुई तलवार को भी खा लेगा तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और फिर गेनिया को एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई देती है, जो की आवाज रहती है मुजान की, जो कि कोकोशिबो से पूछ रहा था कि उसने अभी तक कितने हाशिराज को मार दिया है और ध्यान रहे कि कोई भी हाशिरा मुजान के करीब ना आ सके। और मुजान की आवाज सुनकर गेनिया काफी ज्यादा घबरा जाता है और म्यूचिरो जिधर से गेनिया की बॉडी कटी रहती है उसके बीच में एक पट्टी बांध देता है। और वहीं पे कोकोशिबो ग्योमी और सानिमी की फाइटिंग स्टाइल को देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वो सबसे ज्यादा इंप्रेस होता है ग्योमी से, क्योंकि ग्योमी अंधा होने के बाद भी उसके वेपन ग्योमी को बता देते हैं कि इन्वायरमेंट में क्या चीजें हो रही है। और वो अपने वेपन को फेंकने के बाद वेपन से जो भी वाइब्रेशन निकलती है उस चीज से वो अंदाजा निकाल लेता है कि उसका अपोनेंट कितनी दूरी पर है और उसी वाइब्रेशन से वो हो रहे पूरे इन्वायरमेंट की पिक्चर अपने दिमाग में बना पाता है। और फिर कोकोशिबो सोचता है कि उसे सानिमी की तलवार पे अटैक करना चाहिए और सानिमी की तलवार को तोड़ देना चाहिए और वो वैसा ही करने की कोशिश करता है, लेकिन सानिमी झट से एक्शन लेते हुए कोकोशिबो की तलवार को ही जमीन पर लगा देता है। और फिर वो कोकोशिबो के गले पे एम करता है, लेकिन कोकोशिबो उसे डॉज कर लेता है। फिर भी कोकोशिबो के कई सारे बाल कट जाते हैं। सानिमी का डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक होने के बाद कोकोशिबो समझ जाता है कि सानिमी अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। सानिमी के अटैक को कोकोशिबो डॉज करके संभल पाता कि ग्योमी अपने एक्स से कोकोशिबो के ऊपर हमला करता है और उसका एक कान काट देता है। और इसी चीज को देखते हुए सानिमी कोकोशिबो के ऊपर विंड ब्रीथिंग का हमला करता है, लेकिन कोकोशिबो उसे डॉज कर लेता है। इसके बाद सानिमी और ग्योमी एक कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं, जिसमें सानिमी यूज करता है ब्रीथ ऑफ द वाइंड का 7th फॉर्म और ग्योमी यूज करता है ब्रीथ ऑफ द रॉक का 1st फॉर्म। और ये दोनों अटैक कॉम्बो होकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक बन जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कोकोशिबो के कपड़े को ही फाड़ पाते हैं। और इस अटैक को करने के बाद जब हम ग्योमी और सानिमी को देखते हैं तो उनके शरीर पे सिर्फ कट ही कट आ जाते हैं, क्योंकि कोकोशिबो ने अपनी तलवार को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया था। और वो गुस्से में कहता है कि अगर वो ग्योमी और सानिमी को मार देगा तो बाकी हाशिराज को मारना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और इधर पे हमें कोकोशिबो की तलवार का एक नया ही लुक देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा भयानक लग रहा होता है। और इसी पैनल के साथ अनफॉर्चुनेटली मुझे इस वीडियो को इधर पे ही एंड करना पड़ेगा। हाँ, मैं जानता हूँ आप लोग मुझे मन ही मन में गाली दे रहे हो, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग फाइट के बीच में मैं वीडियो को एंड कैसे कर सकता हूँ। तो यार मेरे को वीडियो पूरा कंप्लीट करने का मन था, बट मेरा डिवाइस इतनी बड़ी वीडियो को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे इस वीडियो को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। यार चलो आप लोग का टाइम बिना वेस्ट करे वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दो, क्योंकि इस वीडियो को अपलोड करते ही मैं उसका दूसरा पार्ट भी रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूंगा और मुझसे जितना हो सके मैं उतने जल्दी उस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा। बाय बाय।